आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के अंतर्गत सामाजिक विषय में इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के अंतर्गत आज हम पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। हमारे इस पाठ का नाम है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। इस पाठ को हमने 3 भागों में विभाजित किया है और एक भाग का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हमारे दूसरे भाग की कक्षा है, तो आरंभ करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा आरंभ करने से पूर्व हम एक बार अपने भाग 1 के बारे में पुनरावलोकन कर लेते हैं। पिछले भाग में हमने क्या क्या जाना था, उसके एक एक बिंदु आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो हमने क्या क्या जाना था? हमने जाना था दक्षिण भारत में कंपनी राज्य के विस्तार के बारे में, मैसूर राज्य के बारे में अध्ययन किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इन 4 मैसूर युद्धों के बारे में हमने अपने भाग 1 में पुनरावलोकन किया था। आप अब स्क्रीन पर कुछ चित्र देख पा रहे होंगे। ये सभी चित्र हमने भाग 1 में देखे थे। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, हमने विभिन्न सहायक संधियों जैसे कि वेलेजली की सहायक संधि नीति 1798 ईस्वी, श्रीरंगपट्टम संधि 1792 ईस्वी और मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी, इसके बारे में हमने अपने भाग 1 में अध्ययन किया था। हमने टीपू सुल्तान के बारे में भाग 1 में विस्तृत अध्ययन किया था। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान राज्य का उत्तराधिकारी बना था। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य मार्च 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुई और अंग्रेजों व टीपू सुल्तान ने जीते हुए प्रांत एक दूसरे को वापस कर दिए थे। इन सभी तथ्यों को हमने अपने भाग 1 में जाना था। फिर हमने विस्तार से सहायक संधि की नियम व शर्तों पर भी चर्चा की थी और मैसूर के बारे में हमने विस्तार से चारों युद्धों में जाना था। उसमें हैदर अली के बारे में, हैदर अली मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी था और 1761 ईस्वी में मैसूर राज्य पर हैदर अली का अधिकार हो गया था। बिदनूर, सेदा, सुदा, कन्नड़, मालाबार के इलाकों को हैदर अली ने जीत लिया था। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हुआ था। अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य फिर पुनः संघर्ष हुआ। इस बारे में भी हमने अपने भाग 1 में जाना था। तो इन सभी तथ्यों को हमने अपने भाग 1 में विस्तार से जाना था। आज के भाग 2 में हम क्या क्या जानेंगे, उस पर हमने अभी चर्चा की है। तो फिर से आरंभ करते हैं आज का भाग 2। आज हम क्या क्या जानेंगे, एक बार उन बिंदुओं को आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्या क्या बिंदु हैं ये? मराठों से संघर्ष के बारे में जानेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 मराठा युद्धों के बारे में जानेंगे। डलहौजी की विलय नीति को समझेंगे और उस नीति के कारण पेंशन व उपाधियों से किस प्रकार हमारे भारतीय शासकों को वंचित किया गया, उस बारे में आज के हम इस अपने पाठ के भाग 2 में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आरंभ करते हैं एक एक कर इन बिंदुओं पर चर्चा। जैसे कि आप चित्र पर देख पा रहे होंगे और आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के समय में मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो चली थी। मराठा संघ, जिसमें नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर तथा ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार के रूप में जाने जाते थे। इन सभी चारों को मिलाकर एक मराठा संघ बना था। भोसले, गायकवाड़, होलकर और ग्वालियर के सिंधिया। मराठा संघ के प्रमुख को पेशवा की उपाधि दी गई थी। जो मराठा संघ का प्रमुख होता था उसको पेशवा कहा जाता था। और संघ का, जो मराठा संघ था, उसका उत्तर भारत की ओर विस्तृत प्रभाव था, अर्थात सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ और होलकर, इन सभी का पूरे उत्तर भारत पर साम्राज्य फैला हुआ था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठा संघ की सन 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया। मराठा संघ की जो सेनाएं थी, इनका अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध हुआ और 1761 में इन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित कर दिया, जिसके कारण मराठा शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी और
अंत तक आते आते पूरी रूप से लगभग उनकी शक्ति क्षीण हो गई। और क्या क्या कारण थे? मराठों में आपसी कलह भी प्रारंभ हो चुकी थी। मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पूना, जिसे हम पुणे भी कहते हैं, उस पर केंद्रित होने लगा था और पेशवा पद पाने के लिए उनमें आपसी होड़ होने लगी। जैसे कि अभी हमने जाना कि प्रमुख को पेशवा कहा जाता था और मराठा में 4 लोग थे, उसमें कौन पेशवा बनेगा, इसमें उनमें आपस में ही संघर्ष भी होने लगा था। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी कि अंग्रेज़ों को मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। जब ये चारों लोग पेशवा बनने के लिए आपस में होड़ कर रहे थे तो अंग्रेज़ों ने कूटनीति के माध्यम से इसका बहुत फ़ायदा उठाया। आपसी कलह के क्या परिणाम हुए उस बारे में हम जानते हैं। सन 1772 ईस्वी में पेशवा माधव राव की मृत्यु के उपरांत उसके चाचा रघुनाथ राव को पेशवा बनने का विचार आया। रघुनाथ राव ने सोचा कि उनके पेशवा माधव राव की जब मृत्यु हो गई तो मैं पेशवा बन जाऊंगा। इस पद की लालसा में उन्होंने अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करवाने को सोचा। इस कार्य से सभी मराठाओं में नाराजगी हो गई। जब नारायण राव का वध हो गया तो सभी मराठा रघुनाथ राव से नाराज हो गए। नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी देने की सभी मराठा संघ के शासकों ने सोचा, क्योंकि वो सभी रघुनाथ राव से नाराज थे और उन्होंने नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी सौंपी। अब चूँकि वो नवजात पुत्र था, इसलिए उसकी सुरक्षा हेतु और शासन संचालन के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया गया। चूँकि उतना नवजात बालक कैसे पेशवा बन सकता है, जब तक वो बालिग नहीं हो गया तब तक नाना फडणवीस की उसकी देखरेख में ही संरक्षण परिषद का गठन किया गया और संपूर्ण जितनी भी शक्तियाँ थी वो नाना फडणवीस के हाथों में आ गई और उन्होंने नारायण राव के नवजात पुत्र को पूरा संरक्षण प्रदान किया। इस कार्य से व्यथित होकर रघुनाथ राव अंग्रेज़ों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेज़ों का साथ जाकर मिलकर इन सभी मराठा संघ के शासकों के खिलाफ अपनी योजनाएं बनाना प्रारंभ कर दिया। उसके क्या परिणाम हुए आइए जानते हैं। रघुनाथ राव द्वारा अंग्रेज़ों से जब सहायता मांगी गई तो उसके उपलक्ष्य में अंग्रेज़ों ने रघुनाथ राव के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा कर दी। मराठों और अंग्रेज़ों के बीच 1775 ईस्वी से 1782 यानी 7 वर्षों तक युद्ध चला और इसी को हम प्रथम मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व व मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेज़ों को असफलता हाथ लगी, अर्थात इन सभी ने मिलकर अंग्रेज़ों को हराया। युद्ध निरंतर चलता रहा। फिर सालबाई नामक स्थान पर सन 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच में संधि होगी, अर्थात 7 वर्षों तक युद्ध के बाद में सालबाई नामक स्थान पर एक संधि की गई। इस संधि में क्या क्या शर्तें और नियम लागू किए गए उनके बारे में जानते हैं। संधि के अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार किया गया। सन 1800 ईस्वी में जब फडणवीस की मृत्यु हो गई तब पुनः फिर अंग्रेज हावी होने लगे और मराठों पर पुनः संघर्ष के बादल छाने लगे। जबकि नारायण राव जब तक नाना फडणवीस थे तब तक नारायण राव का जो नवजात पुत्र था वो पेशवा बने रहे। आइए आगे जानते हैं द्वितीय मराठा युद्ध के बारे में। मराठों ने वेलेजली की सहायक संधि से स्वयं को दूर रखा था। वेलेजली ने एक सहायक संधि की थी, लेकिन मराठा संघ के शासकों ने इससे स्वयं को अलग रखा। जब नाना फडणवीस की मृत्यु हुई तो सिंधिया, होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपसी संघर्ष होने लगा। जब तक नाना फडणवीस जीवित थे तब तक उनके संरक्षण में ही समस्त सत्ता चल रही थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये लोग आपस में संघर्ष करने लगे। होलकर द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित किया गया और पूना पर होलकर का अधिकार हो गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों की शरण में पहुंचे। जब होलकर ने उनको हरा दिया तो पेशवा बाजीराव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी और अंग्रेजों ने पेशवा को सहायता देना स्वीकार कर लिया।
इस प्रकार द्वितीय मराठा युद्ध का परिणाम यह हुआ कि होलकर का अधिकार पूना पर हो गया और अंग्रेजों ने पेशवा की सहायता करना स्वीकार कर लिया। द्वितीय मराठा युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। किस प्रकार विजय हुई, आइए जानते हैं। सहायता देने से पूर्व अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने के लिए पेशवा को बाध्य किया गया। जब पेशवा ने सहायता मांगी उसके पूर्व अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लेते हुए उस सहायक संधि को, जिसको वो पहले नहीं मान रहे थे, उसको स्वीकार करने के लिए पेशवा को बाध्य किया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया। भोसले और सिंधिया को यह अपमान सहन नहीं हुआ। चूँकि वो पहले संधि को नहीं मान रहे थे और बाद में उनको इस संधि के सारे नियम और शर्तें माननी पड़ी, इसलिए उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड वेलेजली के विरुद्ध उन्होंने युद्ध की घोषणा की और यही द्वितीय मराठा युद्ध कहलाया, जो 1803 में हुआ। अंग्रेजों की द्वितीय मराठा युद्ध में विजय हुई। आप जानते हैं तृतीय मराठा युद्ध के बारे में। अंग्रेजों द्वारा द्वितीय मराठा युद्ध विजय के बाद अपमानजनक संधियां करने के लिए सिंधिया को अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि करनी पड़ी। अंग्रेजों ने जब इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली तो उन्होंने बहुत सारी संधियों का प्रस्ताव दिया और ये संधियां ऐसी थी जिसमें ऐसी नियम व शर्तें थीं जिनके कारण हमारे शासकों को अत्यंत अपमान का सामना करना पड़ता था। इन्हीं संधियों में से एक संधि थी सुरजी अर्जन गांव की संधि करनी पड़ी और इसी प्रकार की एक संधि भोसले को भी अंग्रेजों के साथ करनी पड़ी, जिसको हम देवगांव की संधि के नाम से जानते हैं। तो तृतीय मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप इन सभी संधियों को करना पड़ा। तृतीय मराठा युद्ध के क्या परिणाम हुए, इनके बारे में जानते हैं। संधि के तहत दोनों मराठा सरदारों को राज्य का काफ़ी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। अंग्रेज प्रायः यही करते थे, जब भी किसी युद्ध में उनको विजय प्राप्त होती थी तो वो किसी संधि के प्रस्ताव के तहत बहुत सारी जमीन हथिया लेते थे और इस प्रकार धीरे धीरे वो संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा प्रारंभ कर रहे थे, अपना कब्जा जमाना प्रारंभ कर रहे थे। अपने अपने राज्यों में अंग्रेज रेजिडेंट रखना भी स्वीकार करना पड़ा। जितने भी पराजित शासक होते थे उनको अपने राज्यों में अंग्रेजों के रेजिडेंट को भी दखल देने के लिए रखना ही पड़ता था और उनका संपूर्ण नियंत्रण अंग्रेजों के अंतर्गत होने लगा। इसके पश्चात कंपनी ने होलकर के विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध, जो 1804 से 1805 ईस्वी में था, इसको छोड़ दिया। फिर भी कंपनी ने संधि को मानने के बावजूद भी उनका जब मन होता तब वो कूटनीति का सहारा लेते और मराठा शासकों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देते थे। इसी क्रम में उन्होंने होलकर के विरुद्ध 1804 और 1805 में युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में अंग्रेज पुनः सफल हुए। अंग्रेजों की सफलता के मुख्य कारण थे उनकी कूटनीति का होना और आपस में वो हमारे शासकों को आपस में लड़ाकर अपनी कूटनीति को सफल साबित कर देते थे। आइए अब इसके आगे चतुर्थ मराठा युद्ध कब हुआ उस पर एक ध्यान डालते हैं। होलकर व अंग्रेजों के मध्य राजपुर घाट 1806 ईस्वी में संधि के कारण हुआ। यद्यपि मराठा की शक्ति कमजोर हो गई थी, फिर भी वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार थे। मराठा लोग बहुत ही शक्तिशाली थे और वो किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के अधीन नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाने का सोचा। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पुणे स्थित अंग्रेज रेजिडेंट तथा नागपुर स्थित रेजिडेंसी पर भी आक्रमण कर दिया। आप ये चित्र देख पा रहे हैं। देखिए इस चित्र में रेजिडेंट राज्य का भ्रमण करते हुए किस प्रकार रेजिडेंट राज्यों का भ्रमण करते थे और तत्कालीन स्थिति का जायजा लेते थे। चतुर्थ मराठों एवं अंग्रेज के बीच हुआ यह अंतिम युद्ध था, जिसको हम चतुर्थ मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं और यह युद्ध 1817 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फिर वही जो परिणाम पहले युद्धों के हुए थे, वही इस युद्ध में भी अंग्रेजों को विजय के रूप में परिणाम हासिल हुए। आइए जानते हैं विस्तार से युद्ध के परिणामों के बारे में। मराठों की सम्मिलित सेना चतुर्थ मराठा युद्ध में अंग्रेजी सेना से हार गई। सिंधिया और होलकर के अधीन राजपूताना राज्य भी अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गया। जो राज्य पूर्णतः अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थे
वो भी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। जब युद्ध का परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में हुआ तो संपूर्ण पूना प्रदेश को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को भी समाप्त कर दिया, जो कि उनकी महत्वपूर्ण शक्तिशाली पद था, उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया, जिससे कि मराठा संघ के सभी शासक शक्तिविहीन हो गए। और उन्होंने क्या किया, बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया गया। यानी जो भी राजा हार जाते थे उनको कुछ नियत पेंशन देकर और किसी ऐसे स्थान पर भेज दिया जाता था जिससे कि उनकी शक्ति से पुनः वो आपस में संग्रहित ना हो पाए। डलहौजी की विलय नीति। अंग्रेजी शासकों ने और कंपनी ने ऐसी बहुत सारी नीतियां बनाई जिससे कि हमारे भारतीय शासकों की शक्ति दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली गई। उसी में डलहौजी की विलय नीति भी थी। क्या नीति के अंतर्गत नियम और शर्तें थीं? इसमें एक प्रमुख नियम था कि भारत के जिन राजाओं के कोई पुत्र न हो वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते थे। अर्थात जो राजा संतानहीन होते थे या पुत्र विहीन होते थे उनको आगे राज नहीं करना चाहिए। अंग्रेजों के मतानुसार उनका राज्य अंग्रेजी राज्य में विलय हो जाए। ये एक कूटनीति का ही परिणाम था। लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों के हड़पने के लिए यह नीति अपनाई और यह नियम घोषित किया। और उस समय जितने भी शासक थे जिनके पुत्र नहीं थे उनके राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिलाने की पूर्ण कूटनीति का नियम बना दिया गया। और यही डलहौजी की विलय नीति का प्रमुख परिणाम था। ऐसे अनेक राज्य थे जो अंग्रेजों के अधीन हो गए। डलहौजी की विलय नीति के क्या क्या परिणाम हुए उस समय, आइए जानते हैं इनके बारे में। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है। हमारी भारत सरकार ने भी वर्तमान समय में भी यह नियम लागू कर रखा है। यदि कोई व्यक्ति संतान विहीन हो तो वो किसी बच्चे को गोद ले सकता है, किसी अनाथ बच्चे को गोद ले सकता है और अपनी संतान की इच्छा की प्राप्ति कर सकता है। और इसी प्रकार प्राचीन समय भी या जब डलहौजी की विलय नीति के कारण ऐसा करना असंभव था, लेकिन हमारी हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ये नियम था कि संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार है। डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार निषेध कर दिया गया था। ये हमारी हिंदू धर्म की मान्यताओं के विपरीत था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी नियम व शर्तें पास की। इस नीति के कारण सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, संभलपुर तथा झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। आप देख पा रहे होंगे कितने सारे राज्य थे जहाँ के शासक संतानहीन पुत्रविहीन थे और इन समस्त राज्यों को अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी राज्य में मिलाने की पूर्ण कोशिश की और वो इसमें सफल भी रहे। पेंशन तथा उपाधियों को समाप्त करने के नियम भी बनाए। क्या क्या नियम बनाए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। डलहौजी ने यह नीति भी अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन तथा उपाधियों से भी वंचित कर दिया जाए, जिससे कि उनके पास धन की कमी हो जाएगी और शक्ति की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे वह उन पर संपूर्ण अधिकार कर लेंगे। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां भी समाप्त कर दी गई। आप चित्र में नाना साहब का चित्र देख पा रहे होंगे। इनकी भी उपाधि, जैसा कि उन्होंने पेशवा की उपाधि समाप्त की थी और पेंशन की भी समाप्ति कर दी और इससे हमारे शासक शक्ति विहीन और धन विहीन हो गए और जिससे उन्हें अंग्रेजों के साथ मिलना और उनकी अधीनता स्वीकार करनी ही पड़ी। ये हमारा आज का भाग 2 था। इसको हम एक सारांश के रूप में किस प्रकार देखेंगे आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक बार हम बिंदुवार इनको देखते हैं जिससे कि हमारे इस भाग 2 का संपूर्ण सारांश आपके एक ही चित्र के माध्यम से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। उसके बाद मराठा संघ व अहमद शाह अब्दाली के मध्य यह युद्ध हुआ। 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद में पेशवा नारायण राव का वध करवाने की योजना बनी। उसके बाद उनके पुत्र को, नवजात पुत्र को नाना फडणवीस ने संरक्षण दिया
और इसके लिए संरक्षण परिषद की स्थापना की गई। प्रथम मराठा युद्ध 1775 ईस्वी में हुआ और यह युद्ध 7 वर्षों तक चला और ये इसके बाद सालबाई की संधि अंग्रेजों ने की। नारायण राव के जन्मजात पुत्र को पेशवा की गद्दी दी गई। इस संधि के जो उसके बाद नियम बना उसके अनुसार नारायण राव के जन्मजात पुत्र को नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी प्रदान की गई। फडणवीस की मृत्यु के बाद में फिर पुनः आपसी संघर्ष मराठाओं में होने लगा। सिंधिया, होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में आपसी संघर्ष भी हुआ। होलकर का पूना पर अधिकार हो गया। इसके बाद पेशवा बाजीराव अंग्रेजों की शरण में गए। जब होलकर ने पूना पर अधिकार कर लिया तो पेशवा बाजीराव अंग्रेजों की सहायता के लिए गए। सहायक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। पेशवा बाजीराव जब अंग्रेजों की सहायता लेने के लिए गए तो उन्होंने सहायक संधि के लिए हामी भी भरनी पड़ी। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 की घोषणा हो गई जो डलहौजी के विरुद्ध हुआ। सुरजी इसका जो परिणाम हुआ उसमें सुरजी अर्जुन गांव की संधि तथा देवगांव की संधि के परिणाम स्वरूप पुनः एक बार मराठाओं को अंग्रेजों के साथ संधि के लिए विवश होना पड़ा। फिर पुनः संघर्ष हुआ और अंग्रेज व होलकर के मध्य तृतीय मराठा युद्ध हुआ। 1806 ईस्वी में राजपुर घाट की पुनः संधि की गई और पेशवा बाजीराव का पुनः अंग्रेजों के साथ में मिलकर चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 ईस्वी में घटित हुआ। सिंधिया, होलकर व बाजीराव भी अंग्रेजों के अधीन हो गए, अर्थात उन्होंने उनकी कूटनीति के शिकार होने पर उनको विवश होना पड़ा और अपने अपने राज्य खोने पड़े। और डलहौजी की विलय नीति का परिणाम हुआ, उपाधियां और पेंशनों की समाप्ति कर दी गई। तो ये आज हमारे भाग 2 का सारांश था जिसको हमने अपने इस चित्र के माध्यम से समझा। हमारे संपूर्ण पाठ में ऐसे ही अनेकों संधियां और युद्धों के बारे में वर्णन किया गया है। इनको यदि आप धीरे धीरे समझेंगे तो आप जानेंगे कि एक के बाद एक किस प्रकार आगे बढ़ते हुए समय के क्रम में ये संधियां और युद्ध हुए। आइए आज का हमारा भाग 2 हुआ। अब इसी भाग से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी पर हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे इन प्रश्नों के जवाब। आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिख रहे हैं, इनके जवाब आपको देने हैं। तो एक एक कर हम प्रश्न पढ़ते हैं और जानेंगे उनके उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? सोचिए और बताइए। हमने अभी अपने इस भाग 2 में पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में बात की है और जाना है। देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। अब हमारा दूसरा प्रश्न, मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान कहाँ पर केंद्रित था? अभी इस भाग में हमने इसका उत्तर जाना। इसका उत्तर है पुणे। पुणे पर मराठाओं के प्रमुख नेताओं का ध्यान केंद्रित था और उन्होंने यहीं से अपने सभी संघर्षों का प्रारंभ किया और यहीं पर सत्ता के लिए उनमें आपस में भी संघर्ष हुआ। हमारा तीसरा प्रश्न है, माधवराव की मृत्यु के बाद पेशवा कौन बनना चाहता था? इसका जवाब है रघुनाथ राव। माधवराव की मृत्यु के बाद में रघुनाथ राव की इच्छा थी कि अग्रिम पेशवा उनको बनाया जाए। हमारा अगला और चौथा प्रश्न, प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ? इसका जवाब है 1775 से लेकर 1782 ईस्वी के मध्य में प्रथम मराठा युद्ध हुआ जो 7 वर्षों तक चला। याद आया आपको? अब हमारा पांचवा प्रश्न, भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई संधि का क्या नाम था? बताइए। अंग्रेजों और भोसले के बीच जो संधि हुई उसको देवगांव की संधि के नाम से हमने अपने आज के इस पाठ के भाग 2 में जाना। अब हमारा अगला प्रश्न, पेशवा बाजीराव द्वितीय की वार्षिक पेंशन कितनी थी और अंग्रेजों द्वारा कितनी पेंशन उनको दी जाने पर संधि के नियम के अंतर्गत उनको पेंशन दी गई? तो इसका उत्तर है 8 लाख रुपए। पेशवा बाजीराव द्वितीय की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों द्वारा 8 लाख रुपए बांध दी गई। ये तो थी हमारी प्रश्नोत्तरी जिसके जवाब आपने अभी जाने। आइए अब और दूसरा अभ्यास कार्य करते हैं। सही या गलत के निशान, कुछ स्क्रीन पर आपको वाक्य दिख रहे हैं। इनमें से कुछ सही वाक्य हैं और कुछ गलत वाक्य हैं।
आपको एक एक कर बताने हैं कौन से वाक्य सही हैं और कौन सा वाक्य गलत है। उस पर आपको सही और गलत के निशान भी लगाने हैं। तो पढ़ते हैं हमारा पहला वाक्य। नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया गया। क्या ये वाक्य सही है? आइए देखते हैं। ये सही है। जब नवजात शिशु की देखरेख करनी पड़ी तो नाना फडणवीस ने उसको नवजात शिशु को पेशवा घोषित कर दिया गया और उसके संरक्षण के लिए एक संरक्षण परिषद का गठन किया। तो ये बिल्कुल सही वाक्य है। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। प्रथम मराठा युद्ध 10 वर्षों तक चला। ये गलत जवाब है। तीसरा है सालबाई नामक स्थान पर अंग्रेजों और मराठों के मध्य संधि हुई। ये हमारा सही जवाब है। नारायण राव के पिता का नाम रघुनाथ राव था। ये गलत है। नारायण राव के पिता का नाम रघुनाथ राव नहीं था। आइए एक और अभ्यास कार्य करते हैं। कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, इनके उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने हैं। मराठा संघ के प्रमुख सरदार कौन कौन थे? दूसरा प्रश्न, प्रथम मराठा युद्ध के बारे में आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, द्वितीय मराठा युद्ध के बाद होने वाली संधियों के नाम आपको लिखने हैं। और चौथा प्रश्न, डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी? इन सभी के उत्तर आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। आइए और जानते हैं 2 प्रश्नों के बारे में। इनके बारे में आपको सोचना है और लिखना है। मराठों ने संरक्षण परिषद का गठन क्यों किया? अभी हमने जाना नवजात शिशु के संरक्षण के लिए इस संरक्षण परिषद का गठन किया गया। मराठों की असफलता के क्या कारण थे? इसको तो हमने विस्तार से चर्चा की है। अंग्रेजों की कूटनीति के शिकार होने के कारण मराठे असफल हुए। एक और अभ्यास करते हैं। आपको स्क्रीन पर इधर हरे रंग में कुछ शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं और इधर नीले रंग के गोलों के अंदर भी कुछ शब्द लिख रहे हैं। इनके आपस में आपको जोड़े बनाने हैं और सही जोड़ा आपको निशान के द्वारा बताना है कौन सा है। तो प्रारंभ करते हैं। पहला जोड़ा बनाना, अहमद शाह अब्दाली। इसको हम किससे मिलाएंगे? ये एक अफ़गान शासक था, तो अहमद शाह अब्दाली को हम अफ़गान शासक से मिलाकर सही जोड़ा बनाएंगे। दूसरा जोड़ा, द्वितीय मराठा युद्ध 1803 ईस्वी में हुआ, तो इसका सही जोड़ा बना द्वितीय मराठा युद्ध 1803 में हुआ। तीसरा जोड़ा, लॉर्ड वेलेजली द्वितीय मराठा युद्ध, लॉर्ड वेलेजली के साथ द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था, मराठों और लॉर्ड वेलेजली के। चतुर्थ मराठा युद्ध हमारा 1817 ईस्वी में हुआ। ये तो बन गए हमारे चारों जोड़े। कैसा रहा ये अभ्यास कार्य? एक और अभ्यास कार्य करते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उन पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला वाक्य है, रिक्त स्थान के कुशल नेतृत्व के आगे अंग्रेजों को असफलता हाथ लगी। देखते हैं किसके? नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व के आगे अंग्रेजों को असफलता हाथ लगी। सिंधिया को अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि करनी पड़ी थी? सुरजी अर्जन गांव की संधि करनी पड़ी थी। तीसरा वाक्य है, बाजीराव द्वितीय का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। ये पूना प्रदेश, बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश था, उसको अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। चौथा वाक्य, होलकर व अंग्रेजों के मध्य राजपुर घाट की संधि हो गई। इस प्रकार हमने अपने सभी रिक्त स्थानों को पूरा कर लिया और इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख लेंगे। अब आज का प्रोजेक्ट कार्य, अंग्रेजों के मराठों से होने वाले युद्धों को क्रमानुसार सूची, जो उनके युद्ध थे उसकी क्रमानुसार सूची आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर बनानी है और उन युद्धों के बाद होने वाली प्रमुख सहायक संधियों को भी आपको उल्लेखित करना है और उसकी सूची भी बनानी है। तो ये तो था आज का प्रोजेक्ट कार्य। आशा है आज का भाग 2 आपको अच्छा लगा होगा और भाग 3 में हम फिर पुनः मिलेंगे। इसकी आज की कक्षा आज यहीं समाप्त। धन्यवाद।